नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 वाइटल विलेजेस एंड थ्रिविंग टाउन्स। देखिए, कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड भी दिया गया है। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि उस दौर के विलेजेस कैसे थे, टाउन्स कैसे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एज यूजुअल स्टोरी के साथ शुरुआत की गई। जो प्रभाकर है वो एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पर बैठा हुआ है, एक लोहार की शॉप पर वो बैठा हुआ है, ठीक है। और वो देख रहा है किस तरीके से जो लोहार है वो काम कर रहा है, ब्लैक स्मिथ जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। There was small bench on which iron tools like axe and sickles were laid out। देखिए, वो देखता है कि एक बेंच पर एक्सेस रखे हुए हैं और सिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। और ये किस चीज के लिए रखे हुए हैं? ताकि इनको वो क्या कर सके, ब्लैक स्मिथ जो है इनको सेल कर सके, ठीक है। अब ब्राइट फायर वो बर्निंग, देखिए ब्राइट फायर वहां पर जल रही है, ठीक है। एंड द टू मैन वाज हीटिंग एंड बीटिंग द मेटल रॉड इनटू द शीप। देखिए, जो लोहार है, जो दो लोहार है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वो मेटल है उसके पास जो लोहे का मेटल है उसको किसी तरीके से शेप दिया जा सके, ठीक है। और ये जो काम है बहुत ज्यादा नॉइजी है और वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अब ये जो बच्चा है इसको ये काम जो है बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, ठीक है। नाउ आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। देखिए, आयरन के आने के बाद एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन कौन सी तब्दीलियां आई, कौन कौन से चेंजेस आए, अब हम उनके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। वी ऑफ्टन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टूडे। देखिए, आज हमारे लिए आयरन का जो यूज है वो नॉर्मल सी बात है। आज हमारे हर चीज में, हम हर चीज में आयरन का यूज करते हैं, तो हमारे लिए जो आयरन का यूज है वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। देखिए, आयरन और स्टील की जो वस्तुएं होती हैं आज हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हमारे लिए ये सब चीजें नॉर्मल बात है, ठीक है। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। देखिए, सब कॉन्टिनेंट के अंदर आयरन का जो यूज है ये आज से 3000 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे ज्यादा आयरन टूल्स मिले हैं वो मेगालिथिक बंडल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, ठीक है। अराउंड 2500 इयर्स अगो देयर इज एविडेंस फॉर ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। लेकिन 2500 साल पहले हमको ऐसा पता चलता है कि आज से 2500 साल पहले आयरन के जो टूल्स थे इनके डेवलपमेंट में तेजी आई, इनका इस्तेमाल अधिक होने लगा, ठीक है। देखिए, अब किन किन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था? एक्सिस का हो रहा था, ठीक है। एक्सेस का इस्तेमाल इसलिए होता था कि जंगलों को काटा जा सके, ठीक है। इसके अलावा आयरन प्लो शेयर का मतलब जो लोहे का हल होता, फाल होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जा सके खेती में, ठीक है। एज वी हैव सीन द प्लॉस्टेड वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखिए, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो आयरन का जो लोहे का हल था उससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। तो इस दौर में क्या हुआ, जब लोहे का हल आया, लोहे का फाल आया, तो इसके दौरान क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज होता है। तो आयरन के आने से देखिए आपने फॉरेस्ट को जल्दी कट करना शुरू कर दिया और इसके बाद आयरन का इस्तेमाल आपने किसने करना शुरू कर दिया? खेती में शुरू कर दिया। जब आपने खेती में आयरन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। नाउ अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन। देखिए, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है इस दौर में। सबसे पहले जो चेंज आता है वो आता है आयरन के थ्रू। आयरन क्या होता है? जब आयरन का इस्तेमाल होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आयरन से ही नहीं बढ़ सकता, इसके अलावा आपको इरिगेशन फैसिलिटीज भी चाहिए ताकि आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। अब इरिगेशन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। किंग एंड द किंगडम्स you have been reading about could not have existed without the support of the flourishing villages। देखिए, जिन किंग और किंगडम्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं वो तभी फ्लोरिश कर पाए जब विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ। अगर विलेजेस का डेवलपमेंट ना होता, विलेजेस के अंदर एडवांसमेंट ना होती, विलेजेस के अंदर वो पावर ना होती कि वो टैक्सेस पे कर पाते इन किंग्स और किंगडम्स को, तो जो किंग और किंगडम्स है ये कभी फ्लोरिश नहीं कर पाते, ये कभी डेवलप ना हो पाते, ठीक है। व्हाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, न्यू टूल्स के आने से ट्रांसप्लांटेशन का जो सिस्टम है वो इंक्रीज होता है और इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड। इस दौर में इरिगेशन का भी जो है यूज होने लगा, ठीक है। इरिगेशन के जो नए नए मेथड्स हैं इनका डेवलपमेंट होने लगा। किंग्स ने क्या किया? नए इरिगेशन के मेथड्स को इजाद किया, इनका नए तरीके से इनकी शुरुआत की, ठीक है। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक। इस दौरान इरिगेशन के पर्पस के लिए कैनाल्स बनाई जाने लगी, वेल्स बनाई जाने लगे, टैंक्स बनाई जाने लगे और आर्टिफिशियल लेक्स का डेवलपमेंट होता हुआ हमें
दिखता है। ठीक है ना, अब जानते हैं कि जो गांव के इलाके थे इनमें आखिर रहते कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जो गांव में रहते थे और वो किस काम से जुड़े हुए थे, इन्हें क्या कहते थे, उस दौर में इन लोगों को क्या कहते थे। ठीक है, नाउ देयर वर एटलीस्ट थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव इन द मोस्ट विलेजेस इन द साउथ इंडिया, साउदर्न एंड द नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए तीन तरह के लोग रहते थे साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, इन तमिल रीजन, देखिए ये तमिल रीजन का जो हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, हमें एविडेंसेस मिलते हैं, इसका जो सोर्स है वो है संगमा लिटरेचर। याद रखिएगा, हम इसी चैप्टर में थोड़ी देर में संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तमिल का जितना बेसिकली साउथ इंडिया का जितना हमें वर्णन मिल रहा है, जितना हमें इसके बारे में पता चल रहा है, ये हमें संगमा लिटरेचर से ही पता चलता है। ठीक है, देखिए साउथ इंडिया में जो बड़े लार्ज लैंड ओनर्स होते थे इन्हें हम बोलते थे वेल्लार। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी प्लोमैन होते थे, जो नॉर्मल छोटे किसान होते थे, इन्हें हम बोलते थे उजावार। और जो लैंडलेस लेबर होते थे जिनमें इंक्लूडिंग स्लेव होते थे, इनको हम बोलते थे कैशियार और अदमाई। ठीक है, नाउ देखिए अब नॉर्थ इंडिया के अंदर, देखिए इन द नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन, देखिए जो विलेज का हेडमैन होता है जिसे हम आज के दौर में प्रधान बोलते हैं। ठीक है, इसको आमतौर पर उस दौर में कहा जाता था ग्राम भोजका। ठीक है, यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर द जनरेशन। बेसिकली क्या होती थी, ये जो हेडमैन की पोजीशन होती थी नॉर्दर्न इंडिया में, जिसको हम ग्राम भोजका कहते हैं, जो पोजीशन है ये हेरिडिटरी थी, मतलब बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटे के बाद बेटे का बेटा बनेगा। ठीक है, यही इसी तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड होती रहती थी ये पोस्ट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडिटरी। ठीक है, ग्राम भोजका वाज ऑफ्टन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। देखिए जो ग्राम भोजका होता था वो गांव के अंदर क्या होता था, सबसे बड़ा लैंड ओनर भी होता था। ठीक है, और अभी खेत में अपने जो इसका जो सबसे बड़ा खेत अपना जो लैंड है, इसके अंदर ये किनसे काम करवाता था, स्लेव से काम करवाता था। इसके अलावा हायर्ड वर्कर्स से ये काम अपने खेत में करवाता था। ये लोग क्या करते थे, इसके खेत को कल्टीवेट करते थे। ठीक है, नाउ देखिए इसके अलावा देखिए बिसाइड एज ही वाज अ पावरफुल, ठीक है ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता था। ठीक है, नाउ किंग इसको क्या करता था, अपॉइंट करता था ताकि ये क्या कर सके, गांव से टैक्स को कलेक्ट कर सके। ठीक है, गांव से टैक्स जो कलेक्ट करने की जिम्मेदारी थी वो किंग के द्वारा इसको दी जाती थी। ठीक है, आमतौर पर, और ये फंक्शन करता था एज अ जज, मतलब गांव में जज के तौर पर भी काम करता। अगर दो लोगों के बीच में मतभेद होता था, उस मतभेद को सुलझाने की जो जिम्मेदारी थी, ठीक है उस मतभेद को सुलझाने की जो जिम्मेदारी थी वो भी इसी की थी। मतलब ये एज अ जज भी अब गांव में अपना रोल जो है वो प्ले करता था। इसके अलावा वो ये पुलिसमैन का रोल भी जो है प्ले करता था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजिका देयर वाज अदर इंडिपेंडेंट फार्म। देखिए ग्राम भोजिका के अलावा कुछ और इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी गांव में रहते थे। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, गृहपति। नॉर्दर्न इंडिया में हम इनको क्या कह रहे हैं, गृहपति कह रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम whom were small land, जो गांव के ये दूसरे लैंड ओनर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट लैंड ओनर्स हैं, इनको हम गृहपति कह रहे हैं। और आमतौर पर छोटे जो है छोटे लैंड ओनर्स है। ठीक है, एंड देन देयर वाज अ मैन एंड वुमेन सच एज दाशा एंड कामाकारा हु डिड नॉट ओन द लैंड एंड हैड टू अर्न लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर्स। इसके अलावा मैन और जो वुमेन थी जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, ठीक है इनको हम क्या बोल रहे हैं, दासा और कामाकारा बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरों के जमीन पर काम करने के बाद पैसे कमाया करते थे। ठीक है, इन द मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन। अब देखिए गांव में सिर्फ किसान तो रहते ही नहीं है। ठीक है, किसान की जो एक्टिविटी हो रही है, एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी हो रही है, इस एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाली जो दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज थी, इससे इन दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में जो इंगेज लोग थे वो भी गांव में रहा करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, ब्लैक स्मिथ थे, पॉटर्स थे, कारपेंटर्स थे और वीवर्स मौजूद थे। ठीक है, अब देखते हैं हम तमिल कंपोजिशन के बारे में। देखिए मैंने आपको संगमा लिटरेचर के बारे में बताया था, अब हम देखने वाले इसी के बारे में। ठीक है, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, ठीक है सम ऑफ द अर्लीस्ट तमिल वर्क्स, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगमा लिटरेचर। देखिए जो वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क है तमिल में, इसको हम बोलते हैं संगमा लिटरेचर। ठीक है, इसको कब कंपोज किया गया, आज से 2300 साल पहले। ठीक है, दिस टेक्स्ट वर called Sangama because they were supposed to have been composed and compiled in the assemblies known as Sangama of the poet that were held in the city of Madurai। देखिए मदुरई के अंदर कुछ जो पोएट्स होते थे, ये एक दरबार के अंदर बैठते थे, एक असेंबली के अंदर बैठते थे, और इस असेंबली को क्या बोला जाता था, संगमा बोला जाता था। ठीक है, जब ये असेंबलीज में बैठते थे उसके बाद ये अपनी पोएम लिखते थे और कुछ स्टोरीज लिखते थे। इन स्टोरीज और पोएम के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है उन्हीं के बेस पर हम साउथ इंडिया को यहाँ पर बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव फाउंड इन द तमिल संगमा लिटरेचर। देखिए हमें जो विल्लार के बारे में हमने पढ़ा, उजावार के बारे में पढ़ा, अधुमाई के बारे में पढ़ा, ये बेसिकली इसका जो हमें एविडेंस मिल रहे हैं हमें संगमा लिटरेचर से ही मिलते हैं। ठीक है, नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज। अब देखिए हम सिटीज के बारे में जानेंगे। अब सिटीज के बारे में हम जान कैसे,
ठीक है। सिटीज के बारे में हम जान सकते हैं स्टोरीज के थ्रू, ठीक है। जो ट्रेवलर ने वहां पर ट्रेवल किया होगा उसका जो अकाउंट होगा, उस ट्रेवलर का जो अकाउंट होगा, उस अकाउंट के जरिए हम जान सकते हैं। इसके अलावा हम किसके जरिए जान सकते हैं, स्कल्पचर्स के जरिए जान सकते हैं। जो मूर्ति कलाएं उस दौर में एग्जिस्ट करती होंगे उनके 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 द्वारा हम सिटीज के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आर्कोलॉजी तो है हमारे पास है ही, ठीक है। यू मे हैव हेड ऑफ जटकथास, ठीक है। हमने जटकथास जो होती है, जटकथास जो होती है, हमने इनके बारे में सुना है, ठीक है। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रॉब्ली कंपोज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। जो स्टोरीज होती थी इनको जो ऑर्डिनरी लोग होते थे बेसिकली वो कंपोज किया करते थे आमतौर पर ऑर्डिनरी लोगों के बीच में। ये जो स्टोरीज होती थी ये पॉपुलर होती थी कि आपकी जो दादी होती है, आपकी जो दादी है, आपने देखा होगा कि बचपन के अंदर आपको वो स्टोरी सुनाते थे, कुछ ओल्ड स्टोरी जो उनके जमाने से चली आ रही है, ठीक है। इन्हीं को क्या पर क्या बताया गया है, जटक कथास बताया गया है, ठीक है। एंड इनको किसके द्वारा लिखा गया, इनको किसके द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया, वो बेसिकली था बुद्धिस्ट मॉन्क। इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इनको अपनी बुक्स के अंदर लिखा, अपनी पोएम्स के अंदर सजो के रखा, ठीक है। हियर इज अ पार्ट ऑफ जटक कथा। अब आपको एक जटा जो कथा है इसके इसके जो स्टोरी है आपको बताई जाएगी, ठीक है। नाउ व्हिच टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। एक जो गरीब आदमी वो किस तरीके से अमीर बनता है। अब देखिए स्टोरी का टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है क्लेवर पुअर मैन। देखिए यहाँ पर एक क्लेवर पुअर मैन है जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक मरे हुए चूहे के। ये जो मरा हुआ चूहा है ये एक शॉपकीपर को देता है। उस शॉपकीपर का एक बिल्ली है तो उस बिल्ली को ये उस चूहा देता है और उसके बाद इसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। एक बार क्या आता है कि जो एक बार क्या इसके राज्य में स्टॉर्म आता है, तेज आंधी आती है। जो किंग का गार्डन है वो दिखता है किंग के जो गार्डन में जो माली है वो काफी ज्यादा परेशान है। इतना सारा जो कबाड़ इकट्ठा हुआ है, ठीक है, उससे काफी ज्यादा परेशान है। तो ये बोलता है कि मैं माली को जाकर बताता है कि क्या मैं इसे साफ कर दूं। तो माली जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो ये माली माली से बदले में कहता है कि जो यहाँ से जो लकड़ियां मिलेंगी वो तुम मुझे दे देना, ठीक है। तो माली क्या करता है, इसको कहता है कि जाओ तुम काम करो। तो ये क्या करता है, छोटे बच्चों को अपॉइंट करता है, छोटे छोटे बच्चों को वहां पर लेकर जाता है और उनको बोलता है कि तुम इसे साफ करो और साफ करने के बाद मैं तुम्हें कुछ कैंडीज दूंगा, कुछ स्वीट्स दूंगा। तो ये क्या करता है, उन्हें साफ करता है और वो बच्चों को कुछ स्वीट्स दे देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नाउ देखिए, with with an aim offer of sweet for every sick and a half leaf that would collect, ठीक है। in no time every scab have been neat and filled near the entrance, ठीक है। just then the king potter was on the took out of the fuel which was to bake his pot, so he took the whole lot एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। देखिए अब जो किंग का पॉटर होता है उसके पास जो था फ्यूल के लिए जो लकड़ी थी वो खत्म हो जाती है। तो इसने जो गार्डन से फ्यूल के तौर पर लकड़ी उठाई थी ये उसको दे देता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो यंग मैन है, ठीक है, ये एक दिन देखता है, ठीक है, ये एक दिन देखता है कि लोग जो हैं शहर के बाहर जो लोग हैं वो कुछ लोग जो है वो घास काटने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, उनको जाकर पानी पिलाता है। पानी पिलाता है तो वो लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो लोग इससे जाकर बोलते हैं कि तुम जो मांगोगे हम आपको वो देंगे, तुमने हमारी मदद की है, तुमने हमारी प्यास बुझाई है, तो हम तुम्हारी कोई भी मदद करने को तैयार है। तो ये कहता है कि ये कहता है, ये जो व्यक्ति है ये कहता है, जो वाइज मैन ये कहता है कि मैं तुमसे मदद तब लूंगा जब मुझे जरूरत होगी। तो ये क्या करता है, बाद के दिनों में एक व्यापारी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लेता है, एक व्यापारी को अपना दोस्त बनाता है और व्यापारी इसको बताता है कि एक व्यापारी है जो 1000 घोड़ों के साथ इनके 500 हॉर्सेस के साथ इनके राज्य में आने वाला है। जब वो 500 हॉर्सेस के साथ यहाँ पर आने वाला होता है और उसको बात पता लगती है तो ये क्या करता है, उन्हीं लोगों से जिन लोगों को इसने पानी पिलाया था उनसे 500 ग्रास क्लस्टर खरीद लेता है, ठीक है, ग्रास क्लस्टर खरीद लेता है और उनको बोलता है कि तुम अपना जो घास है वो तब तक मत बेचना जब तक मैं तुम्हें बोलूं ना। और जब ये व्यापारी जो है इसके अंपायर के अंदर आता है, सिटी के अंदर आता है, तो उस व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिलती है, ठीक है, घास नहीं मिलती है। तो ये क्या करता है कि उनको वो जो व्यापारी है उसको एंड में इसके पास ही आना पड़ता है और ये बड़े दामों पर, ऊंचे दामों पर उस घास को उस व्यापारी को बांट देता है और उससे काफी ज्यादा पैसे जो है वो कमा लेता है। तो एक स्टोरी है बेसिकली यहाँ पर बताई गई है जिसके बारे में, ठीक है। वी कैन सी अदर काइंड ऑफ एविडेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्लियर सिटीज। देखिए हमने देखा जटक कथास से हमें एविडेंसेस मिलते हैं सिटीज के बारे में। अब हम देखेंगे स्कल्पचर्स से हमें क्या मिलता है। देखिए जो स्कल्पचर्स थे, बेसिकली जो मूर्तियां थी, इनको कार्व किया गया है सीन डेस्क्राइबिंग द पीपल लाइव्स इन द टाउन्स एंड द विलेजेस। देखिए लोगों की लाइफ जो टाउन्स और शहर में रहने वाले लोगों थी
लोग थे उनकी लाइफ को दिखाने के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, और जंगल में रहने वाले लोगों की लाइफ को दर्शाने के लिए भी मूर्तियों को बनाया जाता था, ठीक है। मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग। देखिए इन मूर्तियों का इस्तेमाल कहां पर किया जाता था, रेलिंग्स को डेकोरेट करने के लिए किया जाता था, पिलर्स को डेकोरेट करने के लिए जाता था, एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग दैट वर विजिट बाय द पीपल, ठीक है। बिल्डिंग के जो गेटवेज, जो गेट होते थे बेसिकली, वहां पर बिल्डिंग के जो गेट होते थे वहां पर भी इनको बनाया जाता था, ठीक है। नाउ मैनी ऑफ द सिटीज that were developed from 2500 years ago were capitals of the महाजनपद। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। नाउ देखिए इन as we have seen some of these cities were surrounded by massive fortification walls। देखिए जो ये महाजनपदास की जो कैपिटल सिटी जो 2500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, आपको मैंने बताया था कि इनकी जो कैपिटल सिटीज थी ये सराउंड थी बाय फोर्टिफिकेशन वॉल। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनाई गई थी और जिस दीवार को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इन मेनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिलता है इन सिटीज में, रोज ऑफ पॉट्स मिल रहे हैं और सेरेमिक रिंग्स मिल रही हैं, अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है। दीज आर नोन एज रिंग बेल्स, ठीक है। नाउ दीज सीम टू हैव बीन used as a toilet in some cases and as a drains and garbage dumps, ठीक है। These rings wells are usually found in the individual houses। देखिए जो आपको मिलते हैं इंडिविजुअल हाउसेस में भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। We hardly have any remains of palaces। देखिए हमें जो remains हैं पैलेसेस के और मार्केट्स के और होम्स के ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, इनके जो remains हैं ये हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में हमें ये जरूर पता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं शायद इनके remains ढूंढ लेंगे, ठीक है। नाउ देखिए other way of finding out about the early cities in the from the accounts of the sailors and the travelers who visit them। देखिए इसके अलावा हम देखिए हमने तीन चीजों के बारे में देखा। पहले हम देखा स्टोरीज के जरिए हमें सिटीज के बारे में पता लगता है, फिर हमने देखा मूर्तियों के द्वारा हमें इसके बारे में पता लगता है, फिर हमने आर्कियोलॉजी देखा। अब देखते हैं कि जैसे कोई ट्रैवलर यहाँ पर आया, किसी सिटी में कोई ट्रैवलर आया, उस ट्रैवलर का कोई अकाउंट है, उसने उस सिटी के बारे में, उस सिटी में जाकर देखा, उस सिटी के बारे में जाकर देखा, उसने कि वहां पर क्या फील किया, उसके बारे में अब हम देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक सेलर का यहाँ पर अकाउंट बताया गया है, उस अकाउंट के बारे में, उस अकाउंट में उसने क्या लिखा है, अब हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट दैट हैज बीन फाउंड ऑफ एन अननोन ग्रीक रूलर। एक अननोन ग्रीक रूलर, मतलब इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक ग्रीक रूलर का अकाउंट है जिसमें सिटीज के बारे में, इंडियन सिटीज के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है। ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। वो जितने भी तटों पर, हिंदुस्तान के जितने भी पोर्ट्स थे उनको विजिट करता है और उनके बारे में बता रहा है, ठीक है। नाउ आप मैप 7 में आप भरूच को देखिए, ठीक है। भरूच बेसिकली ये जो ऐसा वाला गुजरात का ये वाला जो पोर्ट है इसके यहाँ नजदीक में है और ये यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब देखिए भरूच में आपको बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ भरूच की एक स्टोरी बता रहा है कि भरूच के बारे में क्या बता रहा है, स्टोरी ऑफ बरगराजा, ठीक है। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बरगराजा। बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा है कि जो गल्फ है वो बहुत ज्यादा नैरो है, ठीक है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज हु कमिंग फ्रॉम द सी। और उनके लिए बहुत मुश्किल है, जो समुद्री रास्ते से भरूच आने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। नाउ शिप हैड टू बी स्टेयर्ड बाय द स्किलफुल एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड ऑफ द किंग। देखिए जो राजा के एम्प्लॉयड, बहुत स्किलफुल एम्प्लॉयड फिशरमैन है, लोकल एक्सपीरियंस फिशरमैन है, और जो शिप्स को मूव कर सकते हैं वही इस रीजन में बेसिकली शिप्स को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और वो बता रहा है कि जो ये जगह है यहाँ पर क्या क्या इंपोर्ट होता था, मतलब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें फॉरेन से आ रही हैं, बेसिकली दूसरी जगहों से आ रही है। देखिए कौन कौन सी चीजें आ रही है, वाइन आ रही है, कॉपर आ रही है, टिन आ रहा है, लेड आ रहा है, कोरल आ रहा है, टॉप्स आ रहा है, क्लॉथ आ रहे हैं, गोल्ड आ रहे हैं एंड सिल्वर कॉइन्स। इसके अलावा ये जो जगह है यहाँ से कौन सी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए, ठीक है। देखिए इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है, प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयस प्लांट्स, बेसिकली हिमालयस मेडिसिन बहुत ज्यादा फेमस रही होंगी या रही हैं उस दौर में, ठीक है। इसके अलावा आइवोरी, हाथी का दांत, अगेट, ठीक है, कार्लिन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, ठीक है। स्पेशल गिफ्ट वर बॉट बाय द मर्चेंट फॉर द किंग एंड दिस इंक्लूडेड वेसल ऑफ द सिल्वर, सिलिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन, वाइन्स। देखिए इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे ये क्या किया करते थे, राजा के लिए उपहार लेकर जाया करते थे। देखिए हमेशा जब भी कोई नया मर्चेंट जो होता था वो राजा के पास जाता था, तो राजा को खुश करने के लिए, ताकि राजा उसको क्या कर सके, व्यापार करने की इजाजत दे सके अपने शहर में, राजा के लिए क्या लेके जाया करता था, अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर जाया करता था। इन गिफ्ट्स में वो क्या क्या ले जाता था, वेसल्स ऑफ सिल्वर ले जाता था, ठीक है, सिंगिंग वॉइस, गाना गाने वाले जो लड़के हैं इनको ले जाता था, ठीक है, ब्यूटीफुल वुमेन्स को ले जाता था, ठीक है, फाइन वाइन्स को, ठीक है, अच्छी वाइन्स जो बेसिकली
मिडिल सॉरी मेडिटेरियन रीजन से आती थी, वो लेकर जाया करते थे, और इसके अलावा फाइन क्लॉथ्स को। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है अर्लीस्ट सिटीज की। ठीक है, यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ अ कॉइन्स इन द स्टोरी। देखिए अब हम पेज 90 पर किस तरीके से कॉइन्स में आप वेल्थ को मेजर करेंगे, हम उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड several thousands ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। देखिए आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पर मिले हैं, इस पीरियड के हजारों कॉइन्स आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। ठीक है, द अर्लीस्ट कॉइन्स व्हिच हैव बीन यूज्ड इज फॉर अबाउट 500 years वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये जो कॉइन्स थे उस दौर के जो कॉइन्स है जो आर्कोलॉजिस्ट को मिले, ये 500 सालों तक चले होंगे, और इन कॉइन्स को क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, पंच मार्क्ड कॉइन। ठीक है, सच एज वन शोन बिलो। देखिए ये है पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, दे हैव बीन गिवन द नेम बिकॉज द डिजाइन वर पंच ऑन द मेटल। देखिए इसको पंच मार्क कॉइन क्यों बताया गया। ठीक है, सपोज कीजिए एक मेटल है, ये एक मेटल है, सपोज कीजिए एक मेटल है, सपोज कीजिए ये एक मेटल का पीस है। इस मेटल पर क्या किया जा रहा था, किसी चीज से पंच किया जा रहा था, और उसके बाद इसको शेप दी जा रही थी, और इसके अंदर जो ऐसे मूर्तियां टाइप की बनी है, फिगर टाइप के बने हुए, इसको उकेरा जा रहा था। ठीक है ना, और ये मेटल कौन सा होता था, सिल्वर का होता था या कॉपर का होता था। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर संगमा लिटरेचर का एक और आपको वो दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में संगमा लिटरेचर में क्या बताने की कोशिश की है, आइए देखते हैं। ठीक है, रीड दिस शॉर्ट पोएम ऑफ द संगम फ्रॉम द संगमा कलेक्शन। ठीक है, एज दे कैरी द वाइट पैडी फॉर देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट एंड another. ठीक है, क्रॉसिंग the long roads in the cart through sand and the white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind. The departure of the salt merchants leave the city in empty. बेसिकली यहाँ पर मर्चेंट्स की एक स्टोरी को यहाँ पर बताया गया है, मर्चेंट्स से रिलेटेड पोएम को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, नाउ सिटीज विद मैनी फैसिलिटीज है कि हमने गांवों के बारे में जाना, गांव का जो गांव के जो अकाउंट्स हैं हमें कहां से मिल रहे हैं, गांव के बारे में जो एविडेंसेस हैं वो हमें कहां से मिलते हैं। अब हम जानने वाले हैं सिटीज के बारे में, आखिर उस दौर की जो सिटीज थी वो सिटीज कैसी थी, और इस सिटीज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज जो थी वो होती थी। ठीक है ना, अब देखिए वेरी ऑफ्टन अ सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। ठीक है, जो बहुत सारे जो टाउन्स थे, ठीक है, एक जो सिंगल टाउन है वो बहुत सारी रीजन की वजह से फेमस होता था। ठीक है, एक रीजन के एग्जिस्टेंस होने, एक रीजन जो है, एक जो पर्टिकुलर सिटी है उसके डेवलप होने के बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मथुरा सिटी का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, मथुरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 years। ठीक है, नाउ इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज लोकेटेड इन द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर ट्रेवल रूट्स, ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड द ईस्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। देखिए ये इंडिया का मैप है, सपोज कीजिए, ठीक है, इंडिया का मैप है, मथुरा ही कुछ यहाँ पर है, सपोज कीजिए मथुरा कुछ यहाँ पर है। तो देखिए जो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जिनको इस रीजन में जाना है, इनको भी मथुरा क्रॉस करना है, और जिनको नॉर्थ से साउथ में जाना है या जिनको साउथ से नॉर्थ में जाना है, उनको भी मथुरा जो जगह है इसको क्रॉस करना होता था। तो इसकी वजह से ट्रेवलर्स जो बेसिकली मर्चेंट्स थे, इनको मथुरा शहर में एक स्टे मिल जाता था। ठीक है, अच्छी सुविधाएं इनको मथुरा शहर में मिल जाती थी, जिसकी वजह से जो मथुरा शहर है इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो और ज्यादा उभर कर आती है। ठीक है, देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी। देखिए मथुरा सिटी के चारों ओर फोर्टिफिकेशन किया गया था। ठीक है, एंड सर्वल श्राइन्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी जो है बने हुए थे। ठीक है, फार्मर एंड hundreds from adjoining areas provide food for the people of in the city. Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. देखिए मथुरा जो शहर है, ठीक है, यहाँ के जो फार्मर्स और हेडर्स थे, जो मथुरा के बाहर, मथुरा शहर के जो बाहर के जो फार्मर और हेडर्स थे, वो यहाँ की एग्रीकल्चर नीड, यहाँ की जो फूड नीड है, वो जो फूड डिमांड्स है, इनको कंप्लीट किया करते हैं। ठीक है, नाउ इसके अलावा मथुरा जो सेंटर था फाइन स्कल्पचर्स का भी मथुरा क्या था, सेंटर था। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता था, फाइन स्कल्पचर्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अराउंड 2000 years ago मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास। देखिए हम चैप्टर 10 में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कुशानास की जो सेकंड कैपिटल है अराउंड 2000 years ago वो किस तरीके से मथुरा बनती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मथुरा जो था वो एक रिलीजियस सेंटर भी था। तीन रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर था मथुरा। किन किन रिलीजन का, यहाँ पर बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, मथुरा के अंदर बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, जैन श्राइन थे यानी जैन मंदिर थे। इसके अलावा आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण की
भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत अच्छा खूबसूरत रिलेशन है इस सिटी के साथ। भगवान श्री कृष्ण को कनेक्ट किया जाता है मथुरा के साथ। इसकी वजह से जो कृष्णा के जो डिवोटी थे वो भी इस जगह पर आया करते थे। ठीक है, इस अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तीन धर्मों के लोग आ रहे हैं, मर्चेंट्स आ रहे हैं, तो सिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई आपको नजर आती है। ठीक है, नाउ सर्वल इंस्क्रिप्शन ऑन द सरफेस सच एज स्टोन स्लैब एंड स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन द मथुरा। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो कहां पर उकेरे गए हैं, स्टोन स्लैब्स पर और स्टैचूज पर उकेरे गए हैं। ठीक है, जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन थे जो छोटी छोटी दीवारों पर बनाए गए थे शॉर्ट होते थे। ठीक है, रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मेन एंड वुमेन टू द मोनेस्ट्रीज एंड द श्राइन्स। बेसिकली जो लोग इनको गिफ्ट दिया करते थे उनके बारे में इन इन जो स्कल्पचर्स है इनके बारे में इनके बारे में जो लोग उनको गिफ्ट देते थे बेसिकली उनके बारे में यहाँ पर लिखा रहता था कि किसने दिए हैं, किनके द्वारा दिए गए हैं, किस दौरान दिए गए हैं, कितने पैसे में दिए गए हैं। ठीक है, नाउ दीज वर मेड बाय द किंग एंड द क्वींस। बेसिकली ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किंग क्वीन के बारे में, किंग और क्वीन के द्वारा बनाए जाते थे, ऑफिसर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, मर्चेंट्स के बारे में बनाए जाते थे, एंड क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मथुरा। देखिए एक इंस्क्रिप्शन मिलता है मथुरा से जिसमें यह बताया गया है, जैसे मेंशन किया गया है गोल्ड स्मिथ के बारे में, ब्लैक स्मिथ के बारे में, वीवर के बारे में, बास्केट मेकर के बारे में, गारमेंट मेकर्स के बारे में। ठीक है, नाउ और परफ्यूमर्स के बारे में। ठीक है, नाउ क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अब हम पढ़ने वाले हैं क्राफ्ट पर्सन कौन थे जो शहरों में रहते थे, और क्राफ्ट पर्सन की लाइफ के बारे में हम बेसिकली अब हम देखने वाले हैं। ये हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, we also have archaeological evidences of craft। ठीक है, हमारे पास आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं क्राफ्ट के। ठीक है, these include extremely fine pottery। इसमें हमें जो एग्जांपल मिलता है वो बहुत फाइन पॉटरी का मिलता है, और ये फाइन पॉटरी का जो एग्जांपल है, जो फाइन पॉटरी हमको यहाँ पर मिल रही है वो क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इसको हम बोलते हैं NBPW। ठीक है, इट gets its name from the fact that generally found in the northern part। इसको इसका नाम क्यों मिला है, बेसिकली हमें ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट से हमें फाउंड हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ठीक है, नाउ इट इज यूजुअली ब्लैक इन कलर। ये किस कलर में होता था, ब्लैक इन कलर में होता था, एंड वाज फाइन शेडेड। ठीक है, रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो क्राफ्ट्स थे वो सर्वाइव नहीं किए थे, कितने सालों तक इनका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इंपॉर्टेंट। देखिए हमें टेक्स्ट से पता लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ जो थी वो यहाँ पर होती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ के जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे नॉर्थ और साउथ में वो कौन से थे। ठीक है, नॉर्थ के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्लॉथिंग का बेसिकली कपड़े बनाने के उद्योग का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था वो था वाराणसी नॉर्थ, और साउथ के अंदर मदुरई। ठीक है, इसके अलावा बोथ मैन एंड वुमेन जो दोनों थे वो यहाँ पर काम करते थे। ठीक है, मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्राइन्स। देखिए बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे ना सिटी में रहने वाले, ये श्राइन्स बनाया करते हैं। ये श्राइन्स क्या होते हैं, ठीक है, श्राइन्स these shrines of craft person provide training। बेसिकली जो श्राइन्स है ना ये एसोसिएशन है लोगों की, ठीक है, मर्चेंट्स के और ट्रेडर्स के ये एसोसिएशन है। ठीक है, these shrines of craft person provide training। ये क्या करते थे, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते, जो नए क्राफ्ट पर्सन आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्राफ्ट पर्सन है इनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, ना इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूट क्या करते थे, जो फिनिश प्रोडक्ट, जो क्राफ्ट पर्सन का या मर्चेंट्स का जो फिनिश प्रोडक्ट होता था, बेसिकली ये प्रोडक्शन में लगे हुए लोगों को जो फिनिश प्रोडक्ट होता था इसको मार्केट तक पहुंचाते थे, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। ठीक है, these shrines of merchants organize the trade। ये जो shrines होती थी बेसिकली, ये जो merchants की shrines होती थी ये ऑर्गेनाइज करती थी ट्रेड को, ट्रेड को किस तरीके से चलाना है इसको भी ये डिसाइड किया करते हैं। ठीक है, shrines also served as a bank। ठीक है, ये जो shrines होती थी ये बैंक के तौर पर भी काम किया करती थी। बेसिकली क्या किया करती थी, लोगों को लोन दिया करती थी। ठीक है, लोगों को लोन दिया करती थी, उस लोन पर ब्याज लिया करती थी। आमतौर पर ये जो श्राइन्स होती थी जब ये बैंक के तौर पर काम करती थी, इनको अमीर वुमेन्स और मैन जो है बेसिकली लोन दिया करते थे, और इससे मिलने वाला जो ब्याज होता था, बेसिकली जो इंटरेस्ट होता था, इस इंटरेस्ट को उस व्यक्ति को दे दिया जाता था जिसके द्वारा पैसे दिए गए हैं। या आमतौर पर क्या किया जाता था, जो इंटरेस्ट मिलता था इस इंटरेस्ट को डोनेट कर दिया जाता था, या मंदिर को, या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, या जैन टेम्पल्स को। ठीक है, नाउ अब देखिए रूल्स ऑफ द स्पिनिंग इन द वीविंग। देखिए अर्थशास्त्र से हमें एक अर्थशास्त्र जो बुक है जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, इस चैप्टर 8 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। देखिए चैप्टर 7 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। देखिए
इसके यहां से हमें एक एविडेंस मिल रहा है कि जो रूल्स थे स्पिनिंग और वीविंग में काम करने वाले जो लोग थे उनके बारे में, वो किस किस तरीके से काम करते थे उनके बारे में हमें कुछ यहाँ पर पता लग रहा है बुक अर्थशास्त्र से। अब क्या कह रहे हैं अर्थशास्त्र में, इनके क्या रूल्स बताए गए हैं, ठीक है। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन द वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर। देखिए जो स्पिनिंग और वीविंग का काम था वो एक ऑफिशियल के अंदर, एक ऑफिसर के अंदर, स्पेशल ऑफिसर के अंदर, सुपरविजन के अंदर करवाया जा रहा था। अब यहाँ पर काम कौन कौन लोग कर रही थी, विडोज कर रही थी, ठीक है, यंग वुमेन हुआ डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, नन्स कर रही थी, मदर ऑफ द कोटेशंस कर रही थी, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस इन द टेंपल्स मे हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग वूल, कॉटन, बार्क, हैम एंड दे फ्लेक्स। बेसिकली ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और किस प्रोसेस में लगे हुए थे, वूल बनाने के, मार्क, कॉटन, हेम्प और फ्लेक्स के, ठीक है। दे फाइंड दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क। इनको पे किया जाता है इनके काम की क्वालिटी पे और क्वांटिटी ऑफ वर्क, ठीक है। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स, देखिए जो वुमेन्स जो हैं जिनको अलाउ नहीं था कि वो घर छोड़े, घर के बाहर निकले, आमतौर पर क्या होता था उनकी जो मेड होती थी वो उनके काम को वर्कशॉप के अंदर पहुंचाया करती थी, ठीक है। नाउ एंड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, ठीक है, एंड टेक द फिनिश्ड वर्क फ्रॉम बैक टू देम, ठीक है। वुमेन्स हु कैन सिट द वर्कशॉप शुड गो एट down to give their work and receive their wages, and there should be enough light to examine the work, ठीक है। in case of superintendent looks all at the woman or talks about anything other than the work, he should be punished। देखिए जब जब किसी व्यक्ति के द्वारा, सपोज कीजिए कोई महिला है, कोई जो महिला है जब वो किसी व्यक्ति को जो फैक्ट्री के अंदर बेसिकली जो यहाँ पर वर्कशॉप बताई गई है, जिसको वर्कशॉप यहाँ पर बताया गया है, अगर कोई जो महिला है वो महिला जो है एक पुरुष को, जो वर्कशॉप में काम कर रहा है जो पुरुष है उसको अपना काम देने जाती थी, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट है उसको देने जाती थी, और अगर वो व्यक्ति उस महिला की तरफ देखता था और उस महिला से फालतू की कुछ बातें करता था तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट भी दी जाती थी। मतलब अगर आप महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं या महिला के साथ आप गलत बदतमीजी करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाता था। और ऐसा हमें कहां से पता लग रहा है, अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है जिसको चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई ये किताब है, इससे हमें ये एविडेंसेस मिल रहे हैं कि वर्कशॉप में किस तरीके से काम किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा ये बताया गया, जो लास्ट चीज यहाँ पर बताई गई है, जो वुमेन अपना काम समय पर कंप्लीट नहीं करती थी, ठीक है, उन्हें या तो फाइन पे करना होता था या उनका जो अंगूठा होता था वो भी काट लिया जाता था। इसका मतलब है बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट भी दी जाती थी अगर आप काम पूरा नहीं करते हैं तो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर अ क्लोजर लुक अरिका मेडू, बेसिकली ये पुडुचेरी का नाम है अरिका मेडू, इस टाउन के बारे में अभी हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। नाउ देखिए बिटवीन 2200 and 1900 years ago, Arakamadu was a coastal settlement where ships unload goods and from the distant region। बेसिकली 2200 साल पहले और 1900 साल के बीच के दौरान का ये जो अरकमिडू है, ये कोस्टल सेटलमेंट था जहां पर बहुत सारी शिप जो है वो अनलोड होती थी, दूसरी दूसरी जगहों से आकर यहाँ पर जो शिप होती है वो अपना सामान को जो है अनलोड किया करती, ठीक है। मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर व्हिच हैव मे बीन अ वेयरहाउस वाज फाउंड ऑन द साइट। इस साइट पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे हमें वेयरहाउस के एविडेंसेस मिलते हैं जो ब्रिक से बने हुए हैं, ठीक है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन से जो पोटरी यहाँ पर आई है उसके हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर एविडेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। सच एज एम्फोरे, ठीक है, एम्फोरे यहाँ पर क्या बताया गया है, टॉल डबल हैंडल जार्स, ठीक है, दैट कंटेन लिक्विड, ठीक है, सच, ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली ये जार्स थे एक तरीके के जिनके अंदर हम किसी लिक्विड को रखा करते हैं, और इस लिक्विड में क्या होता था, ये लिक्विड आमतौर पर या वाइन होता था या ऑयल होता था, ठीक है। एंड स्टेपर्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री, ठीक है, नोन एज Arentine ware, ठीक है, which was named after the city in the Italy, ठीक है। This was made by pressing wet clay into a stable mud, ठीक है। There was yet another kind of pottery which was made locally, ठीक है, through the Roman design was used। बेसिकली यहाँ पर लोकल पोट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जिम्स हैव also been found at this site। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जो रोमन अंपायर है उसकी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। रोमन ग्लासवेयर आपको देखने को मिल रहा है, रोमन लैंप आपको देखने को मिल रहा है, रॉयल जेम्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसकी साइट पर, बेसिकली पुडुचेरी की साइट पर आपको ये सब देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर के साथ इनका जो ट्रेड था वो फ्लोरिशिंग था, ठीक है। रोमन एम्पायर का जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा था इनके साथ, ठीक है। नाउ देखिए स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड
that were probably dyeing wax. Usually for dye cloth, there is a plenty of evidence of making of wax from the semi-precious stones and the glass. ठीक है, यहाँ पर और भी आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं इन चीजों की, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ये सिटी। देखिए सिटी जो है, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई जा रही है ये रोम की एक बिल्डिंग है। ठीक है ना, देखिए अब इसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द यूरोप। देखिए रोम जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है यूरोप की। ठीक है, और इसको कब डेवलप किया गया? ये डेवलप होती है अराउंड जब उसी समय के अराउंड ये डेवलप होती है जिस समय गंगा वैली में सिटीज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, रोम वाज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट अंपायर। ठीक है, वन ऑफ द स्प्रेड अक्रॉस, देखिए जो रोम का अंपायर था वो कहाँ का था, स्प्रेड हो चुका था, यूरोप में स्प्रेड था। ठीक है, यूरोप में इनका अंपायर था, नॉर्थ अफ्रीका में था, वेस्ट एशिया में था। ठीक है, ऑगस्टस जो था यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर था। ठीक है, हु रूल्ड अबाउट 200,000 इयर्स एगो। ठीक है, इसने आज से 2000 साल पहले यहाँ पर रूल किया। ये बोलता है कि जो रोम है वो सिटी ऑफ ब्रिक था मेरे रूल करने से पहले, लेकिन मैंने इसे अब मार्बल का सिटी बना दिया, मतलब मैंने अब इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत सिटी बना दिया। ठीक है, ही एंड द लेटर रूलर्स बिल्ड टेंपल एंड द पैलेसेस। जो बाद के रूलर्स हैं वो यहाँ पर क्या बनाते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स और पैलेसेस को बनाते हैं। ठीक है, देखिए आगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे कैसे काम किया जाता था और कैसे कैसे यहाँ पर जो चीजें हैं बनाए गए। ठीक है, नाउ आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।